बड़ी खबर आपको बताएं, धमाकों की मुलजिम साध्वी प्रज्ञा दिफाई कमेटी में शामिल की गई हैं। वजारत दिफा जैसी अहम पार्लिमानी कमेटी में साध्वी, जो कि भोपाल से बीजेपी के एमपी हैं, उनको जगह दी गई है। 21 रुकनी कमेटी में साध्वी प्रज्ञा को शामिल किया गया है। मालेगांव ब्लास्ट में मुलजिम हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो कि पूरी तरह से अभी उनको बेकसूर करार नहीं दिया गया है। कुछ ही साल पहले अप्रैल 2017 में उन्होंने अपनी सेहत का दलील देते हुए उन्होंने माफ़ी मांगी थी और उन्होंने आज़ादी मांगी थी जेल से। उसके बाद जिनको रिहा कर दिया गया था, उनको आज़ाद कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने भोपाल से इंतखाब भी लड़ा, जिसके बाद उनके जो मुतनाज़ा बयान थे वो भी चर्चा का विषय बने थे। और उसके बाद अब जो खबर आ रही है वो बड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि जिस कमेटी में इनको शामिल किया जा रहा है उसके क़यादत खुद राजनाथ सिंह कर रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। और ज्यादा अपडेट के लिए राहुल मिश्रा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल मिश्रा, प्रज्ञा ठाकुर जो कि ब्लास्ट की मास्टरमाइंड बताती जाती हैं, मुलजिम बताई जाती हैं, आरोपी बताई जाती हैं, जिसके बाद अभी क्लीन चिट उन्हें पूरी तरह से नहीं मिली है। वो बात अलग है कि अप्रैल में उन्होंने जो अपनी सेहत का हवाला दिया था उसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई। लेकिन जब बात डिफेंस की आ रही है और जिसके क़यादत, जिसकी अध्यक्षता खुद राजनाथ सिंह कर रहे हैं, ऐसे में कितनी अहम यह खबर है और उसको किस तरह से देखना चाहिए? और देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर में ये कमेटी होती क्या है और इन कमेटियों में आखिर में किनको जगह दिया जाता है। तो ये कमेटी, जैसे यदि रक्षा कमेटी है, अलग अलग कमेटीज होती हैं अलग अलग मंत्रालयों की, उसमें ये रक्षा की कमेटी है और इस रक्षा कमेटी में 21 सदस्यीय टीम है और इस 21 सदस्यीय टीम में सांसदों को ही उसमें नामित किया जाता है और उसी में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी नामित किया गया है। आप सही कह रहे हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट में वो आरोपी हैं। उसके अलावा यदि कहा जाए तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर लोकसभा सांसद बनने के बाद या उसके जब से उनको चयनित किया गया उसके बाद वो जब फाइट भी करने लगी थी, तब से कहीं ना कहीं सीधे तौर पे विवादों से उनका चोली दामन का साथ में रहा है। चाहे वो हेमंत करकरे के ऊपर बयान देना, चाहे नाथूराम गोडसे के सपोर्ट में खड़े होना, या राष्ट्रपिता को राष्ट्रपुत्र कह देना, ये सभी चीजें सीधे तौर पे यदि कहा जाए तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ जुड़ा हुआ रहा है। और यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि ये जो पूरी की पूरी कमेटी है, इस कमेटी में 21 लोग हैं, जिसमें मुख्यतः क्योंकि कमेटी के चेयरमैन खुद राजनाथ सिंह हैं जो रक्षा मंत्री हैं, उसके अलावा ए राजा, सुप्रिया सुले, मीनाक्षी लेखी, राकेश सिंह, शरद पवार, जेपी नड्डा, ये सारे के सारे सदस्य इसमें शामिल हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज है कि क्या सीधे तौर पे देखना होगा, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से निशाने पर इनका चयन जो है कहीं सीधे तौर पे निशाने पर आ गया। साध्वी प्रज्ञा ने जब चुनाव लड़ा था और दिग्विजय सिंह के सामने जब इनको उतारा गया था तो कई तरह के सवाल जो है अपोजिशन ने उठाए थे। यही बुनियाद थी इसकी कि भाई अभी तक आरोपी हैं, क्लीन चिट नहीं मिली है, बावजूद इसके इनको चुनाव में उतारा जा रहा है। इसके बाद जो इनके बयान थे जो खुद आप बता रहे थे, उसके बाद जब डिफेंस जैसे एक बड़ा हमारा मंत्रालय है उसमें जब जाएंगी तो अपोजिशन को मौका नहीं मिलेगा सरकार को घेरने का? आप सही कह रहे हैं। देखिए, अपोजिशन को मौका मिला है और अपोजिशन इस समय इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं सीधे तौर पे घेर भी रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर क्योंकि कमेटी का कोई भी जो सदस्य बनता है वो सांसद ही होता है। यहाँ पर देखिए, आरोपी हैं, ये आरोप साबित नहीं हुआ है। आरोपी और आरोप साबित होने का एक अलग ही क्योंकि पूरा का पूरा उस पर ही यदि देखा। लेकिन राहुल, क्लीन चिट भी नहीं मिली है, ये भी चीज है। वही मैं कह रहा हूँ, क्लीन चिट नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर आरोपी हैं। जब इनके ऊपर यदि आरोप साबित हो जाएगा तब इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आरोपी होने की वजह से इनको कहीं सीधे तौर पे, और ये क्योंकि सांसद हैं, लोकसभा प्रतिनिधि हैं, चुन करके आई हैं, इसलिए इनको जो है इसमें सदस्यीय टीम में रखा गया है। लेकिन ये बात आपका सही है कि यहाँ पर विपक्ष के हाथ में एक कहीं ना कहीं जरूर कहा जाए तो तर्कस में उसके तीर आ गया है कि उस सरकार को घेरने की कोशिश इसमें लग रहा है और विपक्ष इस पे सवाल भी उठा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल मिश्रा तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आप सभी को बताते हैं कि धमाके की मुलजिम साध्वी प्रज्ञा को दिफाई कमेटी में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल जो है अपोजिशन ने उठाना शुरू कर दिया है। और अब देखना यही होगा कि सियासी माइलेज भी
इसका लेने की कोशिश जो है सियासी पार्टियों की तरफ से की जाएगी। हालांकि इसमें जिस तरह से हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि कई सांसदों को इसमें शामिल किया गया है। शरद पवार खुद इस कमेटी में शामिल रहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर बताएं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कल नई सरकार का ऐलान मुमकिन है। शिवसेना को हिमायत देने पर कांग्रेस राजी हो गई है। कल मुंबई में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की मीटिंग होने वाली है। पहले सीएम शिवसेना का होगा, ये जराये के हवाले से खबर मिल रही है। तो जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, अब यही लग रहा है कि कल जो आने वाली तारीख है 22 नवंबर, उसमें कोई ना कोई अहम फैसला मुमकिन है कि जो रस्साकशी सरकार को बनाने को लेकर चल रही है उस पर अब ब्रेक लग सकता है। अटकलों का बाजार लगातार गर्म है। हमने देखा कि किस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं। खुद उद्धव ठाकरे मीटिंग कर रहे हैं। संजय राउत के बयान आ रहे हैं कि अगर कोई भी सीएम बनेगा तो शिवसेना का ही चेहरा होगा। उसके बाद एनसीपी की तरफ से शरद पवार के बयान आते हैं और वो कहते हैं सीधे तौर पर अगर सरकार बनाना है तो बनाए, कांग्रेस इसमें कुछ नहीं करेगी, बल्कि भाजपा और शिवसेना बनाए, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उनके पास आई हैं तो उनको सरकार बनानी चाहिए। अब देखना यही होगा कि कल जो ये मीटिंग होने वाली है उसके बाद क्या फैसला सामने आता है। साथ ही शिवसेना लीडर संजय राउत का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। मैंने कल भी बताया है कि वो घड़ी अब नजदीक आई है। 1 दिसंबर से पहले लगभग ये तय हो जाएगा, मुख्यमंत्री पद या सरकार बनाने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कल तक यहाँ मीटिंगें चल रही थी, बैठकों का दौर चल रहा था। पवार साहब के घर में कांग्रेस एनसीपी की एक मैराथन बैठक चल रही थी। लेकिन कल से मुंबई में इस प्रकार से जो एक दूसरे के साथ चर्चा करने का जो काम है, 1 दिन का काम है। आने वाले 2 दिनों में सरकार बनाने के बारे में हम आगे जाएंगे। अब 3 पार्टी एक साथ आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो सरकार बनेगी। कांग्रेस एम्फसाइज कर रहा है सेक्युलर वर्ड पे, कांग्रेस एम्फसाइज कर रहा है सेक्युलर वर्ड पे और कह रहा है कि शिवसेना को अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी थोड़ा टोन डाउन करना ये देश का संविधान सेक्युलर शब्द से ही जुड़ा है। इस देश में जो भी काम होता है आज भी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वो जात और धर्म को देखकर नहीं कोई काम करता। जो इस देश का नागरिक है वो सभी देश के हिस्सेदार है। हिंदुस्तानी आइन हर हिंदुस्तानी को इस बात का हक देता है कि वो किसी भी जुबान और किसी भी सकाफत को अपना सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने जुबान को भी मजहबी बंधन में बांध दिया है। जयपुर के रहने वाले फिरोज को संस्कृत जबान से बेहद प्यार है, लेकिन उनका प्यार उनके प्रोफेशन पर भारी पड़ गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत जबान के असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज की सिर्फ इसलिए मुखालफत की जा रही है क्योंकि वो मुसलमान है, और तलबा का ये कहना है कि भला एक मुसलमान संस्कृत कैसे पढ़ा सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है जयपुर के बगरू के रहने वाले डॉक्टर फिरोज और इनका इंतखाब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू में संस्कृत मजमून पढ़ाने के लिए हुआ है। लेकिन बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते ही वहां के तलबा ने डॉक्टर फिरोज की मुखालफत सिर्फ इसलिए शुरू कर दी क्योंकि डॉक्टर फिरोज एक खास मजहब से ताल्लुक रखते हैं। तलबा का कहना है कि भला एक मुसलमान संस्कृत कैसे पढ़ा सकता है। डॉक्टर फिरोज को 14 अगस्त के दिन रियासत के सीएम अशोक गहलोत संस्कृत डे के मौके पर राजस्थान संस्कृत युवा प्रतिभा सम्मान से सरफराज कर चुके हैं। लेकिन मुसलमान होने के नाते डॉक्टर फिरोज की बीएचयू में मुखालफत होना सबकी समझ से बाहर है। डॉक्टर फिरोज के दादा मास्टर गफूर खान अपने वक्त के जाने माने भजन सिंगर थे। उनके वालिद को हर कोई मुन्ना मास्टर के नाम से पुकारता है। उनकी पहचान गौ खिदमतकार के तौर पर होती है। वार्षिक उत्सवों में उनकी सेवा सर्वोपरि रहती है और पूर्ण निष्ठा से सेवा देते हैं, और साथ ही गौ सेवा से जुड़े हुए हैं पिछले करीब 15 वर्ष से। तो गौ सेवा में भी पूर्ण निष्ठा से अपनी सेवा देते हैं। और संस्कृति और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस परिवार की रही है। राजस्थान आयुर्वेद डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर ओहदे से रिटायर्ड हुए वैद्य नंदलाला भारद्वाज दावा करते हैं कि डॉक्टर फिरोज का कुनबा उनसे ज्यादा संस्कृत और हिंदू मजहब के बारे में जानता है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि फिरोज खां के बाबा मास्टर गफूर खान जो थे
वो भी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, गायक कलाकार थे। उन्होंने जुगल दरबार के मंदिरों में, जुगल दरबार के मेलों में, हमारे यहाँ मंदिरों में सब में बहुत अच्छा गायक करके और हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा मान्यता करते थे। लेकिन अब जिस तरह से बीएचयू में डॉक्टर फिरोज की मुखालफत की जा रही है उससे पूरा कुनबा गमज़दा है। डॉक्टर फिरोज के वालिद कहते हैं कि हिंदुस्तान की सकाफत को समझने के लिए संस्कृत पढ़ना हर हिंदुस्तानी के लिए निहायत ही ज़रूरी है और मुल्क के आम शहरी में हुब्बुल वतनी का जज्बा भी बेदार होगा जब वो संस्कृत का मुताला करेगा। ये परमावश्यक है कि हमारी जो संस्कृति है अगर उससे वो अनभिज्ञ रहेगा तो वो देश से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि ये शिक्षा में ही निहित है। अगर ये अच्छी शिक्षा, संस्कृत से बड़े देववाणी है। सब ये कहते हैं कि संस्कृत जो है सब भाषाओं की जननी है। यानी सिर्फ मजहब के नाम पर संस्कृत पढ़ाने वाले एक असिस्टेंट प्रोफेसर की मुखालफत की जा रही है बगैर ये जाने कि उसके कुनबे की जान ही हिंदुस्तान की सकाफत और संस्कृत में बसती है। जी सलाम के लिए जयपुर से अमित यादव की रिपोर्ट। बीएचयू के संस्कृत डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर प्रोफेसर फिरोज खान के तकर्रुरी पर उठ रहे सवालों पर बीएचयू इंतजामिया ने तहरीरी तौर पर प्रेस रिलीज जारी की है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह तकर्रुरी में पूरी शफाफियत के साथ ही की गई है। बीएचयू इंतजामिया ने बताया है कि 5 नवंबर को वीसी ज़ेरे सदारत सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें माहिरीन के अलावा विजिटर, नॉमिनी, एचओडी और ओबीसी इंतखाबी कमेटी के अरकान भी मौजूद रहे थे, जिसमें इंटरव्यू की बुनियाद पर अहल उम्मीदवार का इंतखाब किया गया।